हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिवेल 1857 एंड आफ्टर। ये जो चैप्टर था इसका पार्ट 2 है। पार्ट फर्स्ट हमने आपको पढ़ाया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा, उसमें प्लेलिस्ट में सेव है। ठीक है, तो यहाँ पर पॉलिसीज एंड पीपल्स के बारे में देखा था। नवाब की पावर खत्म हो रही थी, राजा महाराजा की पावर खत्म हो रही थी। ठीक है, और फिर पीसेंट और सिपॉइस जो नाराज़गी थी उनकी, और सिपॉइस ने फिर म्यूटिनी कर दी है ना, जो अपनी जो रेजिमेंट अलग अलग थी उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिया। कैसे दिल्ली और मेरठ से वो लोग दिल्ली पहुँचे हैं ना, और फिर बहादुर शाह जफर को अपना राजा बना लिया उन्होंने। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उनका विद्रोह देखा हमने, जो उन्होंने फ़ाइट की थी है ना, और फिर नाना साहेब और अलग अलग जगह से अलग अलग लोग फ़ाइट कर रहे थे। अब कंपनी ने क्या किया, ठीक है, तो कंपनी का देखते हैं कि कंपनी ने कैसे उसका जवाब दिया। तो ना बहुत ज़्यादा उथल पुथल हो गई थी, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही थी है ना। फिर भी कंपनी ने सोचा हम ना इसको रिप्रेस करके रखेंगे, मतलब ना जो हम इसको पूरी तरीके से सप्रेस कर देंगे, रिवॉल्ट को ख़त्म करके ही रहेंगे है ना। इट ब्रॉट, तो वो क्या लेकर के आए, और ज़्यादा सिपाही मंगा लिए उन्होंने इंग्लैंड से। ठीक है, इंग्लैंड से अपने और ज़्यादा सिपाही मंगाए उन्होंने, ये जो कंपनी ने, और पास किए नए नए लॉज, अलग अलग लॉज उन्होंने पास कर दिए, ताकि ना इस रिवेल को वो लोग ना, जो रिवेल कर रहे हैं ना, जो भी विद्रोह कर रहे हैं, उनको ना सज़ा दे सके, कन्विक्ट कर सके। एंड देन मूव्ड इन द स्टॉर्म सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट, और जहाँ पर ये जो ना मेन सेंटर था जहाँ से रिवॉल्ट शुरू हो रहा था, उसको पहले ख़त्म कर रहे थे। जो भी जैसे कि राजा महाराजा थे है ना, तो वो उनकी ताकत बन रहे थे लोगों की, तो उनको पहले वो लोग फाइट करके सप्रेस करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली बॉस रिकैप्चर, दिल्ली को उन्होंने रिकैप्चर कर लिया, मतलब कि दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले कंट्रोल कर लिया। जो रिबेल फोर्सेस थी उनको सप्रेस कर दिया सितंबर में 1857 में। द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर जो थे उनको ट्राई किया गया, मतलब कि जो कोर्ट में उनको पेश किया गया। ठीक है, और उनको जेल दे दी, ज़िंदगी भर की जेल दे दी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कहते हैं, मतलब कि आजीवन कारावास होता है। ही एंड हिज वाइफ बेगम जिन्नत महल, इनको और इनकी वाइफ जो जिन्नत महल थी, इनको तो रंगून भेज दिया, रंगून म्यांमार में है। ठीक है, तो वहाँ भेज दिया 1858 अक्टूबर में। बहादुर शाह जफर की डेथ हो गई रंगून में, रंगून के जेल में, नवंबर 1862 में। ठीक है, तो वहीं जेल में इनकी डेथ हो गई, वहाँ पे उनको आजीवन कारावास दे दिया था है ना। तो बहादुर शाह जफर की वहीं जेल में डेथ हो गई। ठीक है, यहाँ पर देखो पिक्चर दी हुई है कि ब्रिटिश फोर्सेस इनिशियली फाउंड इट डिफिकल्ट टू ब्रेक। शुरू में उनको लग रहा था कि वो ना ये जो रिवॉल्ट है उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और वो तोड़ नहीं पाएंगे। जो हैवी फोर्टिफिकेशन, बड़े बड़े महल की बड़ी बड़ी दीवारें हुआ करती थी, दीवार जो होती थी, तो उसको ना क्रॉस नहीं कर पाते थे। तो सितंबर 3 1857 में जो अलग अलग सिपॉइज थे बहुत सारे आ गए, ठीक है, इंग्लैंड से, तो उन्होंने फिर इसको कंट्रोल कर लिया है ना। और कंप्राइजिंग कार्टलोड्स एंड कैनन्स जो कि गोला बारूद और ये सब लेकर के आए है ना, तोप वगैरह, और फिर एलिफेंट्स के साथ में उन्होंने सबको कंट्रोल कर लिया। ये देखो है ना, थोड़ा पेंटिंग से ही बताया करते थे वो लोग किस तरीके से उन्होंने सप्रेस किया रिवॉल्ट को। दिल्ली तो कैप्चर कर लिया उन्होंने। ठीक है, दिल्ली तो मेन था। However, did not mean that rebellion died down after that. इसका मतलब ये नहीं था कि रिवेलियन पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है दिल्ली को कैप्चर करने की बात है ना। पीपल कंटिन्यू टू रेजिस्ट, पीपल जो थे, हाँ बिल्कुल ब्रिटिश के अगेंस्ट थे वो लोग है ना, कड़ी टक्कर दे रहे थे ब्रिटिश, और उसको लड़ रहे थे उनसे, और बैटल कर रहे थे वो लोग, ब्रिटिश से लड़ते जा रहे थे बस। ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेस ऑफ पॉपुलर रिवेलियन। अब एक जगह पे तो था नहीं रिवोल्ट, इतनी सारी जगह पे हो रहा था, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लोग जो थे लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स से, उनको सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा था। पर ब्रिटिशर्स जो थे वो कर रहे थे है ना। 2 सालों तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, ताकि इन लोगों को ना सप्रेस कर सके, मतलब कि वो जो इतना पॉपुलर रिवेलियन हुआ था, लोग ब्रिटिशर्स को पीट रहे थे, तो उनको दबाने के लिए 2 साल लग गए ब्रिटिशर्स को। लखनऊ को कंट्रोल कर लिया उन्होंने 1858 में। ठीक है, अब लखनऊ उनके कंट्रोल में आ गया ब्रिटिशर्स के। रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने बहुत मतलब ब्रेवरी के साथ फाइट किया। ठीक है, बहुत ही हिम्मत वाली थी वो। ठीक है, पर उनकी डेथ हो गई थी 1858 में। ऐसा ही जो था अवंतीबाई लोधी के साथ में हुआ था। शुरू में तो वो जीत गई थी खेरी में, ठीक है, पर उनने भी ना जो शहीद हो गई थी वो भी, जब उन्होंने ब्रिटिशर्स ने उनको घेर लिया था। तांत्या तोपे जो थे वो जंगल में चले गए थे सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, जो एंड कंटिन्यू टू फाइट गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर जो होती थी, ट्राइबल पीजेंट्स के साथ, ट्राइबल हो गए और पीजेंट लीडर्स थे उनके सपोर्ट से गुरिल्ला वॉरफेयर करते थे। गुरिल्ला वॉरफेयर में कैसा होता था, गुरिल्ला वॉरफेयर में छुप जाओ मार दो, छुप जाओ मार दो, ऐसा होता था है ना। तो पता ही नहीं चलता था कहाँ से हमला हो रहा है, इसलिए ये बहुत सक्सेसफुल था। और ये मराठा बहुत प्रैक्टिस किया करते थे है ना। ये पोस्टल स्टैम्प है जो कि उनकी याद में इशू किया गया है, जो तांत्या तोपे हैं। ही वॉज कैप्चर्ड एंड ट्राइड किल्ड इन, तो इनको कैप्चर कर लिया गया, इनको पकड़ लिया गया, और इनकी डेथ हो गई थी 1859 में। ठीक है, तांत्या तोपे की। जस्ट एज विक्ट्रीज अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स हैड अर्लियर इनकरेज रिवेलियन, तो जैसे जीत हो रही थी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे कोई राजा की जीत हो रही है या फिर पीजेंट की है ना, तो उससे ना लोगों को मोटिवेशन मिलता, हाँ ठीक है हमको ना
जो आज़ादी मिल जाएगी इनसे, ये अंग्रेज़ भग जाएंगे ना, तो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा रिवेलियन बढ़ने लगता। तो जैसे ही डिफीट होते ना रिवेल फोर्सेस, उन्होंने देखा कि ये भी हार गए, ये भी हार गए, तो ये ना इससे क्या हुआ, अब लोग ना परेशान होने लगे, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, उनकी ना हिम्मत टूटने लगी। अब उन्होंने देखा कि जो ना ये हार रहे हैं, ठीक है, तो उनकी हिम्मत टूटने लगी। ब्रिटिश ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ द पीपल। ब्रिटिश ने पूरी कोशिश की कि जो उनकी ना लॉयल्टी को वो जीत सके पीपल की, ठीक है। दे अनाउंस रिवॉर्ड, तो उन्होंने बोला कि हम ना उसको रिवॉर्ड देंगे, ठीक है, वो जो उसको ना इनाम देंगे, जो भी लैंडलॉर्ड होकर लॉयल रहेगा ब्रिटिशर्स के लिए, एंड विल बी अलाउड टू कंटिन्यू टू एंजॉय, और उसको ना उनकी ज़मीन पर ट्रेडिशनल राइट्स भी मिलेंगे, मतलब कि उनकी ज़मीन भी उनको मिल जाएगी, ठीक है। तो ऐसे ना उन्होंने लालच देना शुरू कर दिया ब्रिटिशर्स ने। दोज हु हैड रिबेल्ड वर टोल्ड दैट इफ़ दे सबमिटेड टू द ब्रिटिशर्स जो थे उनको, इफ़ दे हैड नॉट किल्ड एनी वाइट पीपल, ठीक है, जो भी जिसने रिबेल किया है उसको बोला कि अगर उन्होंने किसी भी ब्रिटिशर्स को नहीं मारा है, मतलब कि वाइट पीपल को नहीं मारा है, और वो सबमिट कर देते हैं अपने आप को ब्रिटिशर्स को, तो उन लोगों को ना वो सेफ़ रहेंगे, उनको कोई भी पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है, और उनको अपनी राइट्स भी मिल जाएंगी और क्लेम्स, और उनकी ज़मीन भी उनको मिल जाएगी। ये लोग ना फिर ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ये लोग डिवाइड कर रहे थे लोगों को, ताकि ना ब्रिटिशर्स के लॉयल बन जाएं। अब बहुत सारे लोगों को लगने लगा था यार हार तो रहे हैं ना, तो इधर ही चले जाते हैं, वरना ब्रिटिशर्स तो सब छीन लेंगे ना, और डेथ भी हो जाएगी। तो लोग ना लालच के चक्कर में आकर के धोखा देने लगे थे एक दूसरे को भी, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो गई थी। अभी क्या ना बहुत सारे सिपाही थे, रिबेल करने वाले लोग थे, नवाब थे, राजा थे, जिनको ना कोर्ट में ट्राई किया गया और उनको ना सज़ा दे दी गई, फांसी की सज़ा दे दी गई थी, ठीक है। तो बहुत सारे लोग शहीद हुए थे हमारे यहाँ पर, ठीक है। ब्रिटिश ट्रूप्स ब्लो, ये देखो ना काश्मीरी गेट है, एंटर किए दिल्ली में। हाँ, ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ पर, इन्होंने ना जो तोप से उड़ा दिया था ये गेट को, ठीक है। आफ्टर मैच देखते हैं अब क्या हुआ उसके बाद में, वॉर के बाद में क्या हुआ, ठीक है। ब्रिटिश हैज़ रीगेन द कंट्रोल ऑफ द कंट्री बाय द एंड ऑफ 1859। ब्रिटिश ने दोबारा कंट्रोल कर लिया जो हमारे देश पर है ना 1859 तक आते आते है ना। बट दे कुड नॉट ट्राई टू, बट मतलब कि उनकी जो पॉलिसीज़ थी ना उनको चेंज करना पड़ा। उस पॉलिसी के साथ में वो हमारे देश पर रूल नहीं कर सकते थे, क्योंकि उस पॉलिसीज़ की वजह से लोगों ने विद्रोह कर दिया था। गिवन बिलो द इंपॉर्टेंट चेंजेस, तो बहुत सारे चेंजेस किए ब्रिटिशर्स ने। क्या चेंजेस किए थे? फर्स्ट चेंज तो ये था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो थी उन्होंने एक एक्ट पास किया 1858 का। उन्होंने ट्रांसफ़र कर दी सारी जो कंपनी की पावर थी ना ईस्ट इंडिया कंपनी की, अब ब्रिटिश क्राउन वहाँ पर रूल करेगा। मतलब कि अब ब्रिटिशर्स जो है ना वो वहाँ पर रूल करेंगे, उनकी पार्लियामेंट, उनकी गवर्नमेंट जो है वो चलाएगी यहाँ पर, है ना, जो देश को, मतलब कि अब डायरेक्टली उनकी गवर्नमेंट रूल करेगी यहाँ पर, ना कि कोई कंपनी, ताकि वो इंश्योर कर सके मोर रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट ऑफ इंडियन अफेयर्स, ताकि और अच्छे से लूट सके, है ना। तो अच्छे से वो लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट अफेयर्स जो हैं उसको अच्छे से मैनेजमेंट कर सके, है ना, इंडियन अफेयर्स का। मेंबर ऑफ द ब्रिटिश कैबिनेट, तो एक मेंबर होगा ब्रिटिश कैबिनेट का, कैबिनेट जो कि गवर्नमेंट है ना उसका मेंबर होगा, वो अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, तो वो सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट रहेगा। अब वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, कोई भी मैटर होता है गवर्नेंस इंडिया में, जो भी कोई मैटर है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। ही वॉज गिवन अ काउंसिल, उनकी एक काउंसिल होगी, ठीक है, कुछ मेंबर्स होंगे उसमें, तो इंडियन काउंसिल बनाई गई उसको, है ना, तो उसको हेड करेगा कौन? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो गवर्नर जनरल को इंडिया को ना टाइटल चेंज कर दिया और इसको वॉइस रॉय बोलने लगे, है ना। फर्स्ट वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वॉइस रॉय था। तो गवर्नर जनरल का टाइटल चेंज करके लॉर्ड कैनिंग जो था, जो गवर्नर जनरल को टाइटल चेंज करके उन्होंने वॉइस रॉय कहने लगे थे। दैट इज़ पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द क्राउन, मतलब कि ब्रिटिश का जो पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव है, उनके यहाँ राजा महाराजा चलते हैं ना, तो हमारे यहाँ प्रेसिडेंट चलते हैं, उसी तरीके से वहाँ पर ना क्राउन कहते हैं, ठीक है। थ्रू दीज मेजर्स गवर्नमेंट, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर ली डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रूलिंग इंडिया। अब उनकी गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो था ना ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट रूल करेगी इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गया, अभी फर्स्ट चेंज कर दिया उन्होंने पूरी तरीके से। ब्रिटिश फोर्सेस ने कैप्चर कर लिया रिवेल नियर नागपुर, है ना, तो ये दिखाया इन्होंने। फिर सेकंड चेंजेस था, ऑल रूलिंग चीफ्स ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट देयर टेरिटरी विल नेवर बी एनेक्स्ड इन फ्यूचर। जितने भी रूलिंग चीफ थे, जितने भी राजा महाराजा थे, उनको बोला गया कि ठीक है आपकी जो टेरिटरी है उसको हम फ्यूचर में नहीं कब्जा करेंगे, है ना। और उनको बोला गया ठीक है आप ना अपना किंगडम जो है, अपने जो भी होगा आपका अडॉप्टेड सन हो चाहे जो भी हो, उसको उत्तराधिकारी अगर आप बनाते हो तो वो ठीक है, वो राजा बनेगा, हम एक्सेप्ट करते हैं। पहले उन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लेकर के आ गए थे, जिसमें जो उनका अडॉप्टेड सन होगा वो नहीं बन सकता राजा, है ना, अब हो जाएगा कंपनी के कंट्रोल में उनकी टेरिटरी, तो अब ऐसा नहीं होगा। हाउएवर दे वर मेड टू एक्नॉलेज, उनको बोला गया कि आप ना, पर ये मानना पड़ेगा आपको कि ब्रिटिश क्वीन जो है एज देयर सोवरेन पैरामाउंट, सबसे ऊपर जो है ब्रिटेन है, ठीक है, उनकी क्वीन है, तो ये आपको मानना पड़ेगा, उन्होंने बोला इंडियन रूलर से। दस इंडियन रूलर्स वर होल्ड देयर किंगडम एज सबॉर्डिनेट ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। तो अब क्या हुआ, इंडियन रूलर्स जो थे, किंग थे, उन्होंने अपना राज्य अपने कंट्रोल में तो रहा उनके, पर वो लोग ब्रिटिश क्राउन के नीचे ही आ गए, है ना, उन्होंने उनकी महारानी को सबसे ऊपर माना, है ना। इट वॉज डिसाइडेड दैट द पोर्शन ऑफ इंडियन सोल्जर्स इन आर्मी विल बी रिड्यूस्ड, तो उन्होंने बोला, अब ये डिसाइड किया गया, उनको लग रहा था कि इंडियंस जो है ना, अब सोल्जर जो उन्होंने विद्रोह किया था सोल्जर से ही शुरू हुआ था, है ना, सिपाही से,
तो उन्होंने आर्मी में इनकी जो नंबर थे वो कम कर दिए, है ना, मतलब कि इंडियन सोल्जर कम कर दिए और नंबर ऑफ़ यूरोपियन सोल्जर्स को बढ़ा दिया, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड दैट इंस्टेड ऑफ रिक्रूटिंग सोल्जर फ्रॉम अवध, तो उन्होंने सोचा कि अब जो रिक्रूट नहीं करेंगे वो लोग जो सोल्जर्स थे अवध, बिहार और सेंट्रल इंडिया से, साउथ इंडिया से, अब वो सोल्जर्स लेकर के आएंगे कहाँ से, गोरखा से, ठीक है। गोरखा जो नेपाल है ना, नेपाल के नीचे वाला रीजन पड़ता है गोरखा। आज भी हमारे यहाँ वो गोरखा रेजिमेंट होती है, बहुत पावरफुल है ना। सिख होंगे, पठान्स होंगे, अब ये वाले सोल्जर्स होंगे। द लैंड एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम वॉज कन्फिस्टिकेटेड ऑन अ लार्ज स्केल। तो अब इनको क्या लग रहा था कि मुस्लिम ने ये रिवॉल्ट किया क्योंकि बहादुर शाह जफर जो थे वो उनके लीडर थे, ठीक है। तो उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, ज़मीन वगैरह ले ली गई थी जो ब्रिटिशर्स ने। दे वर ट्रीटेड एज विद, मतलब उनके ऊपर बहुत शक से देखा करते थे ब्रिटिशर्स, है ना, और थोड़ा अनफ्रेंडली बिहेव करते थे। द ब्रिटिश बिलीव दैट दे वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिवेलियन इन अ बिग वे, क्योंकि ना ब्रिटिशर्स को लगता था ये लोग ना बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रिवेलियन के लिए, क्योंकि उनके लीडर जो थे बहादुर शाह जफर भी थे, है ना, तो ऐसा उनको फील हो रहा था, ठीक है। द ब्रिटिश डिसाइडेड टू रिस्पेक्ट द कस्टमरी रिलीजियस, अब ब्रिटिश ने डिसाइड कर लिया था कि अब उनके रिलीजन वगैरह में नहीं बोलना है, जो सती प्रैक्टिस वगैरह बैन करवाई थी, है ना, वीडो री मैरिज वगैरह करवा रहे थे, तो ये सब में जो लोग इस सब में भी गुस्सा हो रहे थे, है ना। तो ब्रिटिश ने बोला कि ठीक है, हम इनके रिलीजन वगैरह में आप इंटरफेयर नहीं करेंगे, कोई भी सोशल प्रैक्टिस जो इंडिया में हो रही है, क्योंकि वो लोग भी थोड़ा घबरा गए थे, इतना खतरनाक विद्रोह देखने को मिला था 1857 में। पॉलिसीज़ जो थी बनाई गई ताकि प्रोटेक्ट कर सके लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, और ज़मींदार, एंड गिव देम द सिक्योरिटी ऑफ राइट्स ओवर देयर लैंड, ठीक है। तो यहाँ पर ये नई पॉलिसीज़ लाई गई ताकि ज़मींदार और लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ना जो उनको प्रोटेक्ट कर सके और उनकी जो जो उनका अधिकार है उनकी ज़मीन पर वो दे सके, है ना। अब नया फेज शुरू हो गया था हिस्ट्री का। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी, वहाँ से लेकर के 1857 तक जो 100 साल का रूल हो गया था, है ना। अभी 1857 से 1947 तक का रूल होता है फिर हमारी कंट्री में, जब नेशनलिज्म वगैरह होता है ना, गांधी जी आते हैं साउथ अफ्रीका से, तो बहुत सारी चीज़ें होती है। देखो ये ना यहाँ पर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ द रिवॉल्ट इन नॉर्थ इंडिया में इंपॉर्टेंट सेंटर बताए गए हैं रिवॉल्ट की। अदर सेंटर ब्लैक वाले, ठीक है, मेन सेंटर ये थे जैसे कि झांसी और लखनऊ हो गया, कानपुर हो गया, फैज़ियाबाद, बरेली, मेरठ, ये दिल्ली, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स थे। अभी खुर्दा अपराइजिंग देखते हैं हम, एक केस स्टडी है जो बताया गया उड़ीसा में क्या हुआ था, है ना। तो इवेंट जो 1857 का इवेंट है उससे पहले एक अपराइजिंग हुई थी, एक और रिवॉल्ट हुआ था, है ना। बहुत सारे रिवॉल्ट होते रहे हैं पहले भी, पर लार्ज स्केल में बड़े तरीके से नहीं हुआ था कोई भी, छोटी छोटी जगहों पर रिवॉल्ट होते रहते थे। देयर हैड टेकन प्लेस अनदर इवेंट ऑफ अ सिमिलर नेचर, तो ये ना एकदम सिमिलर था थोड़ा, तो खुर्दा कहते हैं, खुर्दा में हुआ था 1817 में, खुर्दा में एक रिवॉल्ट हुआ था 1817 में। तो ये क्या हुआ था इसमें, ठीक है, तो अभी देखते हैं हम। तो हम इस अपराइजिंग के थ्रू जानेंगे, ठीक है, इस रिवॉल्ट के थ्रू कि किस तरीके से जो रिफ्लेक्ट ना, मतलब कि लोग नाराज़गी जो थी कॉलोनियल पॉलिसीज़ की वजह से, ब्रिटिशर्स की जो कॉलोनियल पॉलिसी थी उसकी वजह से पहले भी 19th सेंचुरी के जो शुरू में भी, बिगनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, मतलब कि 1800 के बाद में भी कई सारे जो थे पार्ट ऑफ द कंट्री में रिवॉल्ट हुए थे, है ना। तो इसलिए हम देखेंगे थोड़ा सा। खुर्दा ना एक स्मॉल किंगडम था, ठीक है, एक स्मॉल राज्य था जो कि 16th सेंचुरी में बना था साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, ठीक है, साउथ ईस्ट पार्ट जो था उड़ीसा का, वहाँ पर ऐसे होता ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो था उड़ीसा का, है ना, साउथ ईस्ट पार्ट जो था उड़ीसा का, वहाँ पर हुआ था। ये मोस्ट पॉपुलस वेल कल्टिवेटेड टेरिटरी थी, अच्छे खासे लोग रहा करते थे, अच्छी टेरिटरी थी। 105 गरहा थे, 60 लार्ज एंड 1109 स्मॉल विलेजेस थे एट द बिगिनिंग ऑफ द, जो शुरू हुई थी 19th सेंचुरी। इट्स किंग जो उनके राजा थे, राजा बीर किशोर देव, हैड टू अर्लियर गिव अप द पोजेशन ऑफ 4 परगनास, तो उनको अपने 4 परगनास छोड़ने पड़े थे, ठीक है। तो 4 परगनास उनको छोड़ने पड़े थे अपने सुप्रिटेंडेंस ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल, ठीक है, एंड जो उनका सुप्रिटेंडेंस था जगन्नाथ टेम्पल का, एंड एडमिनिस्ट्रेशन गरजाट्स प्रिंसली एस्टेट जो थी, एंड मराठा अंडर कंपनसेशन, सॉरी मतलब कि इनको जो परगना छोड़ना पड़ा था अपना, जो उनका जो जगन्नाथ टेम्पल में उनका सुप्रिटेंडेंस चलता था, है ना, उनका कंट्रोल भी था, वो भी चला गया था। एडमिनिस्ट्रेशन जो गरजात प्रिंसली एस्टेट था वो भी छोड़ना पड़ा था, मराठास को देना पड़ा था उनको मजबूरी में, है ना। और हिज सन एंड सक्सेसर मुकुंद देव टू, तो उनके जो सन थे, उनके बेटे और उनके आने वाले जो थे, ठीक है, तो मुकुंद देव टू थे ग्रेटली डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे विद द लूज ऑफ हिज फॉर्चून, मतलब कि उनका जो भाग्य था उनसे छिन गया था, है ना। अब इतनी सारी जगह छिन गई उनसे, है ना, जहाँ पे उनका कंट्रोल था। देयर फॉर सेंसिंग द अपॉर्चुनिटी, तो उन्होंने देखा कि ठीक है एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब कि अंग्रेज़ और मराठा लड़ रहे हैं एक दूसरे से, उन्होंने सोचा कि इसका ना हम फ़ायदा उठाते हैं। ही एट एंटर द नेगोशिएशन विद द ब्रिटिश, तो उन्होंने बातचीत की ब्रिटिशर्स से और बोला कि हमको हमारी ज़मीन वापस दे दो, है ना, मतलब कि हमारी मदद करो इस सबसे, एंड द राइट्स ओवर द जगन्नाथ टेम्पल के जो अधिकार हैं वो भी हमको वापस दिलवा दो, है ना। ब्रिटिशर्स से उन्होंने बात की, मराठा से, मराठा के कंट्रोल में था, तो ब्रिटिशर्स से उन्होंने बात की ताकि मराठास के साथ जो ब्रिटिशर्स के साथ वो मिल करके मराठास से फाइट कर सकें। बट आफ्टर द ऑक्यूपेशन ऑफ ओडिशा इन 1803, तो ना
जब ब्रिटिश ने उड़ीसा को कंट्रोल कर लिया 1803 में, ब्रिटिश जो थे ना, ब्रिटिश शोड नो इंक्लिनेशन टू ऑब्लिक हिम ऑन आइदर स्कोर। तो ब्रिटिश का कोई भी झुकाव नहीं था, उन्होंने इनकी बात नहीं मानी। जो मुकुंद देव थे ना, उनको चाहिए था कंट्रोल उड़ीसा में। कॉन्सिक्वेंटली इन अलायंस विद अदर फेडियोटरीज, तो अलग जो ना फेडियोटरी होती थी, तो चीफ होते थे अलग अलग, मतलब कि जो राजा महाराजा के नीचे अलग अलग चीफ आते थे ना, उनके साथ उन्होंने जो बातचीत की, जो मुकुंद देव थे, ठीक है, उनके साथ में मिल करके एंड सीक्रेट सपोर्ट लिया उन्होंने मराठास का। ही ट्राई टू असर्ट हिज राइट बाय फोर्स, ठीक है। तो मतलब कि अब ये मराठे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने अपना फोर्स लगाया। दिस लेड टू डिस्पोजिशन एंड एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने इन लोगों को हरा दिया और ब्रिटिश ने इनकी जो ज़मीन थी ये सबको कब्जा कर लिया, है ना। एज अ मैटर ऑफ कॉन्सोलेशन ही वॉज ओनली गिवन द राइट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल। इनको सिर्फ जगन्नाथ टेम्पल की राइट दी, तो इन्होंने क्या किया, जगन्नाथ टेम्पल का कंट्रोल दे दिया इनको, ठीक है, थोड़ा सा राइट्स दे दिए। विद अ ग्रांट अमाउंटिंग टू मेयर 1/10 ऑफ द रेवेन्यू, जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 1/10 जो हिस्सा होगा वो इनको दे देंगे, ठीक है। रेवेन्यू जो था ऑफ द फॉर्मर स्टेट एंड इज रेसिडेंट वॉज फिक्स्ड एट पुरी, ठीक है, इतना पैसा बस मिलेगा इनको। जो ये अनफेयर सेटलमेंट था, ये एरा ऑफ ऑपरेसिव फॉरेन रूल उस टाइम पर हुआ था उड़ीसा में, ठीक है। तो ब्रिटिश का पूरा कंट्रोल हो गया था वहाँ पर। तो इसकी वजह से इसने ही पेव किया वे, जो मतलब आगे के लिए इसने रास्ता खोल दिया, जो अब आर्म्ड अपराइजिंग होगी, जो फाइट करेंगे वो लोग 1817 में, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ की वजह से। सून आफ्टर टेकिंग द खुर्दा कंट्रोल में लेने के बाद में ब्रिटिश ने फॉलो की पॉलिसी ऑफ रिज्यूमिंग सर्विस टेन्योर, ठीक है। तो अब उन्होंने जो सर्विस टेन्योर थी उन सब के बारे में देखा, ठीक है। सर्विस टेन्योर जो कि मतलब कि जो टाइम लिमिट होती है ना, जिस टाइम पर हम काम करेंगे कितने टाइम तक, तो इट बिटरली अफेक्टेड द लाइव्स ऑफ एक्स मिलिटिशिया ऑफ द स्टेट। तो जो इनके जो पहले काम किया करते थे, पाइक्स हुआ करते थे, पाइक ना काम किया करते थे, जो कि मतलब कि मिलिट्री में सोल्जर्स थे, इनके जो राजा थे ना उनके लिए। द सिवियरिटी ऑफ द मेजर्स वाज कंपाउंडेड ऑन अकाउंट ऑफ अनरीजनेबल इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ द रेवेन्यू। तो अभी लोग यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा डिमांड करने लगे रेवेन्यू का ब्रिटिश, ठीक है। और बहुत ज़्यादा ना ओप्रेसिव वे था कलेक्शन का, मतलब कि पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए। कंसिक्वेंटली अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, लार्ज स्केल डिजर्शन ऑफ द पीपल। तो पीपल्स नाराज़ हो गए उनसे, है ना, गुस्सा हो गए और फिर फाइट किया उन्होंने। खुर्दा में 1805 से लेकर के 1817 तक ब्रिटिश वेंट फॉर अ सीरीज ऑफ शॉर्ट टर्म सेटलमेंट। तो कई सेटलमेंट करने लगे ब्रिटिशर्स, ईच टाइम इंक्रीजिंग द डिमांड इंक्रीज होती जा रही थी, नॉट रिकॉग्नाइजिंग आइदर द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ द लैंड और पेइंग कैपेसिटी ऑफ द रोज। तो ब्रिटिशर्स ये नहीं देखते थे कि ज़मीन में कितनी जो पैदावार है, कितना जो हो रहा है, वो कितना पैसा मिल रहा है रियोज को। बस उनको लगता था कि जितना हमने मांगा है पैसा उतना मिलना चाहिए, मतलब ब्रिटिशर्स का लूटने वाली टेंडेंसी थी। अब यहाँ पर क्या था, अभी कोई भी अगर नेचुरल कैलामिटीज़ भी आ जाए, जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया, तो फसल नहीं होगी तो पैसे कहाँ से देंगे, ठीक है। तो ये पॉलिसीज़ इन्होंने यहाँ पर भी फॉलो की है ना। तो नेचुरल कैलामिटीज़ हो चाहे कुछ हो, उनको पैसे चाहिए ब्रिटिशर्स को। विच उड़ीसा वॉज फ्रीक्वेंटली प्रोन टू, और उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ना नेचुरल कैलामिटीज़ आती रहती हैं, आपदा आती रहती हैं। रेदर लैंड ऑफ डिफॉल्टर्स वर सोल्ड टू द स्कैमिंग रेवेन्यू ऑफिसर्स और स्पेक्यूलेटर्स फ्रॉम बंगाल। तो ना अब ज़मीन को बेचने लगे वो लोग, किसको, जो रेवेन्यू ऑफिशियल्स थे और बंगाल के जो लोग थे, मतलब कि स्पेक्यूलेटर्स थे, उनको बेचने लगे ये लोग। मतलब कि वो जो होते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, सट्टा वगैरह खेलते हैं, मतलब कि जो जुआ वगैरह खेलते हैं ना वो लोग, हाँ, जो बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है उसमें, तो उसको बेचने, उन लोगों को बेचने लगे ये लोग, बंगाल के जो थे वो, उनको बेचने लगे ज़मीन। द हेरिडिटरी मिलिट्री कमांडर ऑफ द डिस्पोज्ड किंग। तो क्या था, अब किंग तो हट गया, पर किंग के जो पहले कमांडर थे उनसे पहले, ठीक है, मतलब किंग के अंडर जो काम करते थे, वो जगबंधु विद्याधर महापात्रा ब्रह्मामर राय, और इनको शॉर्ट में बोलते हैं बक्सी जगबंधु। तो बहुत बड़ा नाम है पर यही नाम है इनका, ठीक है, बक्सी जगबंधु शॉर्ट में बोलते हैं। ये पॉपुलरली इनको ना, ही वॉज पॉपुलरली नोन वॉज वन अमंग द डिस्पोज लैंड होल्डर्स। तो इनकी भी पहले ज़मीन थी, तो इनकी भी ज़मीन छीन ली गई थी। ही हैड इन इफेक्ट केम, तो ये भी जो थे बैगर बन गए थे। फॉर नियरली 2 years सर्वाइव्ड ऑन वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द पीपल ऑफ खुर्दा बिफोर डिसाइडिंग टू फाइट फॉर द ग्रीवेंस एज वेल एज इट्स ओन। मतलब कि जो ब्रिटिशर्स थे ना, उन्होंने इनकी ज़मीन वगैरह छीन ली। अब इनके पास में जो सस्टेन करने के लिए, जो जीवन चलाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, है ना। तो ये ना फिर जो वॉलेंटरी लोग ना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन किया करते थे खुर्दा में, और फिर इनको पैसे दिया करते थे। तो ये बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम्स में झेल रहे थे, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स झेल रहे थे ये, तो इन्होंने जब तक इन्होंने जो इसका ना सोल्यूशन नहीं निकाल लिया प्रॉब्लम्स का, तब तक ये प्रॉब्लम्स में घिरे थे, मतलब कि ग्रीवेंसेस जो दूसरों की थी और खुद की। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब लड़ाई करनी पड़ेगी, है ना। ओवर द ईयर्स व्हाट हैड एडेड टू दीज ग्रीवेंसेस वर द इंट्रोडक्शन ऑफ सिक्का रुपी। तो ना अब क्या हुआ, सिक्का रुपी ऐड हो गया, सिल्वर करेंसी, है ना। तो प्रॉब्लम का एक और कारण हो गया इनका, क्योंकि ना नया सिक्का हो गया, नया रुपी ऐड हो गया सिल्वर करेंसी रीजन में। अब इसमें क्या था, नया इन्होंने ऐड तो कर दिया, पैसे वगैरह नए नए आ गए, अब इसमें ही पेमेंट होगी, मतलब कि न्यू करेंसी में ही पेमेंट होगी। अब क्या हो रहा था, अब बहुत ज़्यादा ना प्राइसेस भी बढ़ गई थी, फूड जो सामान था खाने का उसके भी।
जो नमक वगैरह था उसके भी प्राइसेस बढ़ रहे थे, तो ये लोग ना खरीद नहीं पाते थे। इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट मोनोपोली ना नमक सिर्फ ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे बिकॉज ऑफ इस ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकर ऑफ उड़ीसा। अब देखो उड़ीसा जो है ना कोस्टल एरिया के पास में पड़ता है, मतलब कि बहुत सारी ज़मीन जो है इनकी समुद्र से टच होती है ना, तो वो लोग ना सॉल्ट बनाया करते थे, तो उनको ना अब उनको सॉल्ट बनाने का भी अधिकार उनसे छीन लिया। ठीक है, अब ब्रिटिशर्स ही बनाएंगे, उन्होंने ऐसा रूल भी ले आए थे। गांधी जी थी ना 1930 में, उन्होंने फिर सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, है ना, मतलब कि सॉल्ट कोई भी बना सकता है, ऐसा थोड़ी होता है। द ऑक्शन ऑफ लोकल स्टेट इन कैलकाटा विच ब्रॉट इन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम बंगाल टू उड़ीसा। ठीक है, तो अब ना ऑक्शन भी नीलामी करने लगे थे, जो जो ज़मीन थी ना कैलकाटा में, उड़ीसा की ज़मीन कैलकाटा में बेच दी थी इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर अब बंगाल टू उड़ीसा, अब जो ज़मींदार थे ना वो देख रेख थोड़ी करते थे। बिसाइड द इनसेंसिटिव एंड करप्ट पॉलिसी सिस्टम, पुलिस सिस्टम, अब पुलिस सिस्टम जो था बहुत ज़्यादा करप्ट था। ठीक है, उनको कोई भी परवाह नहीं थी लोगों की। ऑल्सो मेड सिचुएशन वर्स, तो ये भी इन्होंने भी बहुत गंदी सिचुएशन बना दी थी। अपराइजिंग टू टेक अ सिंस्टर शेप, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे वो लोग, इनकी कंडीशन बहुत बदतर हो गई थी जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ की वजह से। अपराइजिंग वो सेट, तो अपराइजिंग शुरू कब हुई, जो विद्रोह था वो 1817 में 29 मार्च को। एज द पाइक्स अटैक्ट द पुलिस स्टेशन, सॉरी, जो पाइक्स थे उन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन पे एंड अदर गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट में। बानपुर किलिंग, ठीक है, बानपुर किलिंग भी कहते हैं इसको। देन 100 men एंड टुक अवे अ लार्ज अमाउंट ऑफ गवर्नमेंट मनी, इन्होंने अटैक कर दिया पुलिस स्टेशन वगैरह पर। ठीक है, और जो यहाँ पर भी अलग अलग जगहों पर उन्होंने ब्रिटिशर्स की जो बहुत ज़्यादा पैसा था वो अपने कंट्रोल में ले लिया, है ना। सून इट्स रिपल्स स्प्रेड इन डिफरेंट डायरेक्शन, तो और जगह ये भी चीज़ें फैलने लगी, है ना। अब लोग विद्रोह करने लगे थे। एपी सेंटर खुर्दा था, मतलब कि मेन पॉइंट खुर्दा से शुरू हुआ था। जमींदार एंड रियोच थे, पीजेंट वगैरह, लाइक जॉइन द पाइकास, पाइक्स जो थे उनको ज्वाइन कर लिया इन्होंने विथ एंथुसियाज्म, बहुत ज़्यादा उनके साथ में वो जो एंथुसियाज्म था, इनमें हिम्मत थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था उनको, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया इनको। दोज हु डिड नॉट वर टेकन टू टास्क। नो रेंट कैंपेन, तो एक नो रेंट कैंपेन चलाया उन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। ब्रिटिश ने ट्राई किया कि पाइक्स जो हैं उनकी, ब्रिटिश ट्राइड टू डिसलॉज द पाइक्स फ्रॉम देयर एंट्रेंच्ड पोजीशन बट फेल्ड, तो ब्रिटिशर्स ने कोशिश की थी कि इनको हटा सके पर नहीं हटा पाए थे। ऑन अप्रैल 1817 बक्सी जगबंधु जो थे, बक्सी जगबंधु ने क्या किया, लीड कर रहे थे वो 5 to 10,000 पाइक्स को, जो ना मतलब 5 से 10,000 लोगों को वो लीड कर रहे थे, जो सोल्जर्स थे उनको। एंड मैन ऑफ खांड ट्राइब, तो खान ट्राइब जो थे, मैन जो लोग थे ना खान ट्राइब के, तो उन्होंने पुरी को कंट्रोल में कर लिया और डिक्लेयर कर दिया द हेसिटेंट किंग। ठीक है, मुकुंदा देवा को उन्होंने बोल दिया कि ये हमारे रूलर हैं। द प्रीस्ट ऑफ द जगन्नाथ टेम्पल ऑल्सो एक्सटेंडेड द पाइक्स देयरफॉर, तो जो पुजारी थे जगन्नाथ टेम्पल के, उन्होंने भी पाइक को जो थे उनको पूरा सपोर्ट किया। सीइंग द सिचुएशन, ब्रिटिश ने देखा कि हमारे हाथ से सारी सिचुएशन जा रही है, ब्रिटिश जो है ना मार्शल लॉ लगा दिया। मार्शल लॉ में बहुत ही ब्रूटल था, मतलब खतरनाक था, जो ब्रिटिशर्स का मार्शल लॉ, किसी को भी मार सकते हैं वो लोग इसमें, है ना। किंग वॉज क्विकली कैप्चर्ड, किंग को जो था मुकुंद देव को उन्होंने कब्जे में ले लिया एंड सेंट टू प्रिजन इन कटक, और उनको जेल में भेज दिया कटक में विथ हिज सन, अपने बेटे जो था उनके साथ में, जो मुकुंद देव का बेटा था और वो थे, तो उनको भेज दिया जेल में कटक में। द बक्सी विथ हिज क्लोज एसोसिएट, बक्सी के साथ में जो उनके क्लोज एसोसिएट थे कुर्शा चंद्र ब्रह्म माराबर राय, तो इनके जो सबॉर्डिनेट थे, एसोसिएटेड सॉरी, उनके साथ जो काम कर रहे थे, तो ट्राई टू कट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन बिटवीन कटक एंड खुर्दा, तो इन्होंने ना पूरी कोशिश की कि जो ये लोग ना कम्युनिकेशन जो था, लाइंस थी कटक और खुर्दा के बीच में, ये सब काट सके। एज द प्राइसिंग स्प्रेड टू द साउदर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द उड़ीसा, और भी जगह प्राइसिंग फैल गई थी, नॉर्थ वेस्ट में भी फैल गई थी उड़ीसा के। कंसिक्वेंटली ब्रिटिश ने सेंड किया मेजर जनरल मार्टिन डेल, ठीक है, मार्टिन डेल को उन्होंने भेजा ताकि क्लियर कर सकें एरिया को फ्रॉम क्लचेस ऑफ द पाइकास, मतलब पाइका से वो लोग वापस की छुड़ा लें अपना एरिया, ब्रिटिशर्स जो है वापस कंट्रोल कर लें उनने, इसलिए मार्टिन डेल को भेजा। वाइल एट द सेम टाइम अनाउंसिंग रिवॉर्ड फॉर द अरेस्ट ऑफ बक्सी जगबंधु, उन्होंने अरेस्ट कर, मतलब कि रिवॉर्ड अनाउंस कर दिया, इनाम अनाउंस कर दिया, ताकि बक्सी जगबंधु जो है उसके बारे में कोई भी बताएगा, उनके एसोसिएट के बारे में, उसको इनाम मिलेगा, उसको अरेस्ट कर लेंगे फिर ये लोग। इन द इशूइंग ऑपरेशन हंड्रेड्स ऑफ पाइक्स वर किल्ड, मतलब 100 से भी ज़्यादा जो पाइक थे, पाइक मतलब ना फुट सोल्जर होता है, ठीक है, तो जो पहले जो राजा के लिए काम करते थे, उनकी बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई, और कई सारे जो थे जंगल में चले गए वो, है ना। सम रिटर्न होम, कुछ लोग जो थे अपने घर वापस आ गए। ठीक है, स्कीम ऑफ एमनेस्टी, तो ब्रिटिशर्स ने ना वही जैसे 1857 में रिवॉल्ट को सप्रेस किया था ना, लोगों में फूट डाल करके, और माफ़ी की स्कीम शुरू कर दी उन्होंने बोला कि ठीक है आप वापस आ जाओ, तो बहुत सारे लोग वापस आ गए थे। दस बाई मई 1817 अपराइजिंग जो थी बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रोल में कर ली ब्रिटिशर्स ने। However, outside Khurda,
It was sustained by Bakshi Jagbandhu with the help of supporters like Raja Khunj and the unflinching loyalty of the Paik until his surrender in May. तो खुर्दा के आउटसाइड भी जो बक्सी जगबंधु थे उनका कंट्रोल था, उनका सपोर्ट कर रहे थे राजा खुंज और उनके जो एकदम लॉयल पाइक्स थे, सोल्जर्स थे वो। तो मई 1825 तक ये चला, जब तक उन्होंने सरेंडर नहीं कर दिया, ठीक है। ऑन देयर पार्ट ब्रिटिश हैंसफोर्थ अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ लीनेंसी। अब ब्रिटिश ने पॉलिसी ऑफ लीनेंसी अडॉप्ट की, इंडल्जेंस एंड फॉरबियरेंस टुवर्ड्स द पीपल ऑफ खुर्दा। मतलब कि जो लीनेंसी की कैसी पॉलिसी थी, लीनेंसी जो कि दयालु रहेंगे ये लोग, ठीक है, और फॉरबियरेंस रहेंगे, ठीक है, मतलब कि अच्छे बनने की कोशिश कर रहे थे ब्रिटिशर्स जो पीपल हैं उनके लिए, खुर्दा की। द प्राइस ऑफ सॉल्ट वॉज रिड्यूस, जो प्राइस जो था सॉल्ट का वो कम कर दिया गया, ठीक है, नमक का। एंड नेसेसरी रिफॉर्म किए गए पुलिस के लिए, ठीक है, पुलिस भी बहुत ज़्यादा करप्ट थी और जस्टिस सिस्टम भी इंप्रूव करने की कोशिश की गई। रेवेन्यू ऑफिशियल्स फाउंड टू बी करप्ट, रेवेन्यू ऑफिशियल जो था रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था वो करप्ट था, तो उसको अलग कर दिया गया, सर्विस से निकाल दिया गया। एंड फॉर्मर लैंड ओनर्स वर, जो लैंड होल्डर्स थे उनको रिस्टोर कर दिया उनकी ज़मीन पर, मतलब कि उनको ज़मीन उनकी वापस दे दी। द सन ऑफ किंग ऑफ खुर्दा रामचंद्र देव थ्री, तो मुकुंद देव जो थे उनके बेटे थे रामचंद्र देव थ्री, तो उनको अलाउ किया कि आप, ठीक है, पुरी में आ सकते हो और चार्ज ले सकते हो जगन्नाथ टेम्पल को अपने आप, जो जगन्नाथ टेम्पल आपके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो उनको बोला कि आप आ सकते हो विद अ ग्रांट ऑफ ₹24,000 देकर के बोला कि आप जगन्नाथ टेम्पल में आ सकते हो, है ना, कि उनके मैटर्स जो थे जगन्नाथ टेम्पल के आप देखो, है ना। इन सम इट वॉज द फर्स्ट सच पॉपुलर एंटी ब्रिटिश आर्म्ड अपराइजिंग इन उड़ीसा। उड़ीसा में पहली बार ऐसी अपराइजिंग हुई थी, पर बहुत सारे जो सोल्जर्स थे उनकी, लोगों की डेथ हुई थी, पीपल जो थे उनकी भी। विच हैड फार रीचिंग इफेक्ट ऑन फ्यूचर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन द पार्ट ऑफ द कंट्री, जिसका एक दूरदृष्टि अगर देखें दूर से एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन थे उनकी, जो अदर पार्ट ऑफ द कंट्री में जो उनका कंट्रोल था ना उस पर। टू मेयरली कॉल्ड इट अ पाइक रिवेलियन इट विल थर्स एन अंडर स्टेटमेंट, तो हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए पाइक रिवेलियन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवोल्ट है ना। तो जैसे कि 1857 के रिवॉल्ट में, उसके बाद में उन्होंने चेंजेस किए थे, वैसे ही पाइक रिवेलियन के बाद में भी इन्होंने चेंजेस किए थे कई सारे एडमिनिस्ट्रेशन में। अब ये चैप्टर तो खत्म हो गया, एल्सवेयर देख लेते हैं। फॉरेन हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस विद रिवॉल्ट वॉज स्प्रेडिंग इन इंडिया, तो रिवॉल्ट स्प्रेड होता जा रहा था इंडिया में 1857 में। मैसिव पॉपुलर अपराइजिंग, तो एक अपराइजिंग चाइना में भी हो रही थी, सदर्न पार्ट ऑफ चाइना यहाँ देखना पड़ रहा है। इट हैड स्टार्टेड 1850 में शुरू हुई थी एंड सप्रेस की गई मिड 1860 में। थाउजेंड्स ऑफ लेबरिंग पुअर पीपल जो थे, जो इनका ये होंग जियांग गुआन, तो ये थे, इन्होंने फाइट किया एस्टैब्लिशमेंट से ऑफ द हेवनली किंगडम ऑफ ग्रेट पीस। दिस वाज नोन एज द लाइपिंग रिवेलियन कहते हैं इसको, ठीक है, तो ये चाइना का रिवेलियन है। होंग जुआन वॉज कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, होंग जुआन जो था जिसने ये रिवेलियन करवाया था, जिसका लीडर था, ठीक है, तो वो कन्वर्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में एंड वॉज अगेंस्ट ट्रेडिशनल रिलीजन प्रैक्टिस इन चाइना। चाइना में जो ट्रेडिशनल रिलीजन था जो कि बुद्धिज़्म था, ठीक है, कन्फ्यूशियज़म एंड बुद्धिज़्म, ठीक है, तो कन्फ्यूशियज़म एंड बुद्धिज़्म के अगेंस्ट था ये, तो इसने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर लिया था। द रिवेल ऑफ टाइपिंग वांटेड टू एस्टैब्लिश अ किंगडम, तो ये जो टाइपिंग था ना इसने रिवेल किया था ताकि किंगडम इस्टेब्लिश कर सके। अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज प्रैक्टिस टू एस्टैब्लिश अ किंगडम वेयर अ फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी वॉज प्रैक्टिस वेयर नो वन हेल्ड एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, जहाँ पर किसी के पास में, वेयर देयर वॉज नो डिफरेंस बिटवीन द सोशल क्लास में कोई भी डिफरेंस ना हो बिटवीन मैन एंड वेमेन, वेयर कंजम्पशन ऑफ ओपियम, जो नशे की चीज़ें हैं वो सब कंज्यूम ना की जाए, टोबैको अल्कोहल एक्टिविटीज़ लाइक गैम्बलिंग ये सब कुछ भी ना हो, स्लेवरी वर प्रोहिबिटेड, मतलब कि ये लोग अच्छी चीज़ बनाना चाहते थे, वैसा कुछ है, पर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है चाइना का, है ना। द ब्रिटिश इन द फ्रांस आर्म्ड फोर्सेज ऑपरेटिंग, तो ब्रिटिश और फ्रांस के जो थे फ्रेंच थे, तो वो लोग ऑपरेट कर रहे थे चाइना में। हेल्प द एम्पर ऑफ द क्विंग डायनेस्टी टू पुट डाउन द ताइपिंग रिवेलियन, तो उन्होंने हेल्प किया था क्विंग डायनेस्टी को ताकि ये ताइपिंग रिवेलियन को ख़त्म कर सकें। तो चैप्टर तो हो गया कंप्लीट, पर ये एल्सवेयर में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और ठीक है, ये खुर्दा अपराइजिंग हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, पर ये पता होना चाहिए कि उड़ीसा में हुई थी ये, ठीक है, खुर्दा अपराइजिंग, जो कि पाइक रिवेलियन भी बोलते हैं ना। फिर थैंक यू, आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में, है ना।